नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे कि आप बीती कहानी का आज का दिन है और आज हमारे साथ में कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं। और आज हम एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को है। और मुझे लगता है कि यदि आपके परिवार का कोई युवा या कोई व्यक्ति अगर कोई है जो आगे बढ़ने की तमन्ना रखता है, कुछ नया करने की तमन्ना रखता है, तो उसको बैठना चाहिए। क्योंकि आज हम सक्षम की दास्तान आपको बताने जा रहे हैं। ये सक्षम कैसे तैयार हुआ, किन परिस्थितियों में तैयार हुआ, किन परिस्थितियों का सामना किया और किस तरह सामना करने के बाद इस मंजिल तक पहुंचा। मुझे लगता है इसको जानना और इसको सुनना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका जानना, आपका समझना, आपके बच्चों का समझना, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है परिस्थितियां वैसे वैसे उतनी ही गंभीर होती जा रही हैं। और इन गंभीर परिस्थितियों से लड़ पाना बच्चों को अगर हम नई दिशा नहीं देंगे, उनका मार्गदर्शन नहीं बताएंगे, क्योंकि हम अक्सर महापुरुषों की कहानियां सुनते हैं, उनकी प्रेरणा को समझते हैं, जानते हैं और उनको गुनगुनाते भी हैं, उनको गाते भी हैं। एक्चुअल उस पर कितना अमल कर पाते हैं यह कहना मुश्किल है। साथ ही हमने ये भी देखा है कि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस तरह की घटनाओं को सिर्फ घटना ही मान रहे हैं। वो बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि ये सत्य है या असत्य है। उसने कई सारे कटाक्ष और व्यंग्यात्मक में, मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ और उन सभी घटनाओं का प्रमाण हूँ, अभी जीवित हूँ और सबके सामने हूँ। इसलिए किसी भी प्रकार के सवाल या किसी भी प्रकार के जवाब, चूँकि सक्षम निर्माण की एक भूमिका रही है हमारे कंधे पे, और उस भूमिका को, उस बोझ को या उस हम लोगों ने जो हमने जिम्मेदारी लिया था, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए सफर के इस पायदान पे लाके हमने खड़ा किया। और अगर खड़ा हुआ है सक्षम, तो मुझे लगता है आपको और हमें इसको देखना चाहिए इसके पीछे का संघर्ष क्या है। और अगर हम देखेंगे, सुनेंगे, तो हम सीखेंगे भी, क्योंकि सीखना हमें और हमारे बच्चों के लिए बेहद लाभदायक। और इससे जो मिली हुई मिलने वाली जो प्रेरणा है वो हमारे बच्चों को या हम लोगों को बहुत एक नया जीवन दे। दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि कहते हैं कि सूर्य बहुत घनघोर अंधेरा जब आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, भीषण अंधकार जब आपकी लाइफ में आ जाता है, उसी दौरान आने वाली किरण की रोशनी आपको नजर नहीं आती है, लेकिन किरण की रोशनी, सूर्य की एक बहुत पतली सी रोशनी किरण आपकी तरफ उजाला लिए हुए आपकी तरफ बढ़ती है और वो धीरे धीरे करके पूरे आपके जीवन को उजाले में बदल देती है। उस घनघोर अंधेरे के समय यदि आप हड़बड़ा गए या आप घबरा गए तो फिर जीवन वहीं से समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसी ही घटना थी। उस समय मैंने भी खुद के लिए खुद को समाप्त करने का निर्णय लिया था। उस समय मैंने भी आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। तत्काल कुछ ऐसी घटनाएं घटी, बल्कि तत्काल नहीं, उसी क्षण ऐसी घटनाएं घटी कि पुनः जीवन जीने की एक लालसा जगी, एक उम्मीद जगी और उम्मीद के साथ में फिर हमने लड़ना चाहा। इसी के साथ मैं आपको इस घटने की आज की पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है इसके लिए आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमें ज़्यादा और मजबूती के साथ में आगे लड़ने का, दूसरों की सेवा करने में मददगार सिद्ध होगा। दोस्तों, मुझे याद है मैं एक गांव का, चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश का एक गांव है चित्रकूट, और मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। गांव का नाम है गुरौला, ग्राम गुरौला। और उस समय में, चूँकि उस समय मेरे अंदर जो है बचपन से ही सेवा भाव की भावना रहा करती थी, और गांव में ही एक छोटा सा एक संगठन बनाया था, जनहित सेवा संस्थान के नाम से मैंने उसका एक नाम दिया था। मुझे नहीं पता था संस्था क्या होती है, मुझे नहीं पता था उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, मुझे नहीं पता था इस क्षेत्र में कंपटीशन कितने हैं, मुझे नहीं पता था कि इस क्षेत्र में भी कोई मारने की या जान से मारने की धमकी देगा, मुझे नहीं पता था कि इसका कभी कोई रजिस्ट्रेशन भी होता है, मुझे ये भी नहीं पता था
कि इसका ATG 12 वगैरह कुछ भी होता, कोई जानकारियों से कोसों दूर, सिर्फ सेवा भाव से मैंने इस लड़ाई को वहां से स्टार्ट किया था। चित्रकूट की कहानी है रामगरौला से। उस समय जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने जब देखा था, क्योंकि मैं अपने गांव का पहला या दूसरा ही बच्चा था जब एक अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला हुआ था, मेरे माता पिता ने दाखिला करवाया था, लेकिन फिर भी गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना वो मेरे लिए भारी पड़ता था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। पहली क्लास से ही मेरा एडमिशन हुआ था और मुझे 2 से 3 किलोमीटर दूर मुझे पैदल जाना पड़ता था। उस तकलीफ को मैंने झेला था और मैंने सोचा था कि हम अपने जिन गांव में हमारे यहाँ स्कूल नहीं है या जैसी जो सुविधाएं नहीं है, मैं 1999 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं ऐसी लड़ाई लड़ूंगा और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको मैं भी स्कूल जोड़ूंगा और ऐसा कुछ करें कि जहाँ जगह जगह पे स्कूल खुले। उस समय मैंने कुछ पदयात्राएं की थी वहाँ, और वो पदयात्राएं जब 4 दिन 5 दिन की लगातार पदयात्रा, उस पदयात्रा की भी अजीब कहानी है। गांव में भी था कि अजीबोगरीब घटना थी। जो मेरे दोस्त थे, लगभग 40 से 50 दोस्त, जिसमें कुछ महिलाएं लड़कियां भी शामिल थे, कुछ लड़के भी शामिल थे। सब ने वादा किया था कि संतलाल जी इस तारीख को हम आपके यहाँ से निकलेंगे और पूरे क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा करके आपको जो भी समस्याएं निकल के आएंगी उसका ज्ञापन यहाँ के डीएम को देंगे। हुआ क्या, समय चलता गया, डेट नजदीक आती गई और जिस दिन जाना था, आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह 4 बजे हमें निकलना था, मॉर्निंग में 4 बजे झंडा लेकर के हम खड़े हैं, एक भी व्यक्ति नजदीक नहीं आया, एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। बल्कि जैसे जैसे सुबह होती गई 10 बजे तक मैं देख रहा हूं कि वही लोग जो मेरे साथ पदयात्रा में जाने का वादा किए थे, उन लोगों ने किया क्या, वहीं से निकल रहे और हंसते हुए निकल रहे। अजीबोगरीब घटना वहां पे घटित हुई थी। सबको बताया गया था कि हम जा रहे हैं, हम कुछ क्षेत्रों में लोगों के बीच में अलग जगाने जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। अंततः घर में भी पिताजी हमारे वो भी बहुत गुस्से में थे, कह रहे कि क्या करने का नाटक करने के क्या निकल रहे थे, ये है, बहुत सारी बातें हो रही थी। अंततः मैंने फिर अकेले ही अपना झंडा और अपना झोला उठाया और अकेले ही निकल पड़ा। दोस्तों, वो अकेला मेरा निकलना, और मैंने जैसे ही अपने गांव के बाहर गया, मेरे साथी मुझे याद आ रहे हैं। जागेश्वर नाम था उनका, वो पहले मेरे साथ में आए, वो साधु वेशभूषा में थे, उन्हें जैसे ही पता चला वो मेरे साथ आए। सुनील यादव वो मिल गए, फिर वो मेरे साथ आए, इस तरह करके रामबली वो मिल गए। धीरे धीरे करके काफिला, यानी हमारे गांव से जैसे ही मैं बाहर निकला, जिस गांव में जाता वहां से लोग मिलते गए और वो काफिला तैयार हुआ, जो कि हम कहे थे कि हम 30 से 40 लोग घर से जाएंगे इस यात्रा में, लेकिन चौथे दिन जब वापस यात्रा हमारी आई, उस समय 50 से 60 लोग हमारे साथ इकट्ठा। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभ किया जाए और ऐसा नहीं है कि आपके साथ में मजबूती न मिले, आपको लोग न मिले, मिलेंगे लोग। आप श्रद्धा के साथ में काम करने के लिए पूरे विश्वास के साथ में आप निकले तो सही, आपको मिलेंगे। मैं वहाँ काम किया करता था, कुछ अपने साथी हैं, मेरे साथी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे दिल्ली लेके आए। दिल्ली के सपने, दिल्ली की इमारतें, दिल्ली की रोड, दिल्ली का पैसा मुझे मेरे काम से थोड़ा सा मोड़, और ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी। उस समय पत्नी की भी तबीयत खराब थी, पिताजी भी बीमार थे और पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी। कमाने वाला कोई था नहीं जो घर की पूरी स्थिति को संभाल सके। उस दौरान पैसे की ज़रूरत ने मुझे दिल्ली लेके आया। दिल्ली में भी जब मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कुछ दिनों काम करके, कुछ दिनों तक। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे राजनीति समझ आई, क्योंकि मैं तो गांव का सीधा साधा, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होता है, किस किस प्रकार के धोखे होते हैं, और धोखे कभी कभी आज भी मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने विपरीत अपने अपने अजीब अजीब ढंग से ये कर देंगे, ऐसा फंड दे देंगे, ये पैसा दे देंगे, आप ऐसा कर दो, आप ये प्लान शेयर कर दो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कभी कभी बीच में होते हैं। तो इस तरह करके धोखा हुआ। मुझे पता चला कि ये वाकई सोशल वर्क हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सोशल वर्क तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, काम ही कुछ समझ में। लेकिन फिर भी
वहाँ से मुझे सीख भी मिली कि मुझे अच्छे ढंग से दिल्ली में काम कैसे करना, किस तरह करना है, किस तरह लड़ना है। और मेरे ही कुछ दोस्तों ने मिल करके मैंने कुछ दोस्ती बनाई अपने कुछ लोगों से, मैं उनका नाम भी आपको शेयर करता हूँ। वहाँ पे सीमा जी थी, पहली साथी थी सीमा हमारी, जिनसे मैंने अपनी दिल की बात कि क्यों ना हम एक ऐसा मंच तैयार करें, क्यों ना हम एक ऐसी संस्था तैयार करें जहाँ से हम एक्चुअल में ज़मीन में काम कर सकें और ज़मीर के साथ काम कर सकें। तो ज़मीन और ज़मीर दोनों जिंदा रखने के लिए हमने उनसे बात की। उन्होंने बोला, क्योंकि वो भी बहुत गरीब फैमिली से थी, बहुत गरीब परिवार से थी, उन्होंने कहा ठीक है संतरा जी, हम आपके साथ हैं, हम इसको लड़ेंगे। वहीं पे हमारे एक साथी थे भागीरथ सिन्हा, उनसे बात की। एक्टिविस्ट थे, ये पत्रकार थे, लेकिन पारिवारिक स्थिति समान थी, जैसे हम वैसे ही वहाँ भी यही हुआ। उन्होंने भी स्वीकृति दी। शंभू जी से बात हुई, शंभू प्रसाद कोइराला, वो भी हमारे साथ आए, उन्होंने भी अपनी सहमति जताई। नितिन लता वामन जी जो नागपुर से थे, अभी भी नागपुर में रहते हैं, वो भी उनको हम लोगों ने साथ में लिया। इसी प्रकार हम्बेर सिंह एडवोकेट थे, वकील थे, रोहिणी कोर्ट में वकालत कर रहे थे, उनसे बात की गई, वो भी हमारे साथ आए। इस तरह करके सुशीला जी, बहुत सारे लोग हमारे, ज्योत्सना नायक जी, डॉक्टर रमानाथ नायक जी की पत्नी, उनसे हम लोगों ने बात किया। और वैसे हमने बात डॉक्टर रमानाथ जी से की थी, लेकिन उन्होंने कहा था मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि रिक्वेस्ट है, आप अपनी पत्नी को, चूँकि आपका बहुत सारा अनुभव है, दिल्ली में अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, आप हमारे साथ आएँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी पत्नी को इनके साथ आपके साथ जोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी को हमारे साथ में जोड़ा और धीरे धीरे करके हमारे लगभग 15 से 16 लोगों की एक टीम तैयार हुई। हमने पहली मीटिंग जो की थी दिसंबर 2006 में साहब जहांगीरपुरी के एक पार्क में की थी, और वहाँ से डिसाइड हुआ था कि अगली मीटिंग हम लोग काफ़ी हाउस में बैठेंगे। वो वहाँ से गठन की प्रक्रिया हुई, और जैसे ही गठन की प्रक्रिया हुई, मुसीबतों का पहाड़ भी उसी आधार पे आना चालू हुआ। अभी मैं सिर्फ सक्षम की स्टोरी रखूँगा, उस स्टोरी मिलती जुलती, चूँकि पूरे जीवन की स्टोरी हमारी भी उससे मिली हुई है। हमारे दोस्तों की, जो हमारे दोस्त हैं, वो उनकी सबकी स्टोरी यहाँ पे मिली जुली है, उनकी पहले रख रहा हूँ। तो वह जो स्थिति थी, हमने वहाँ से चालू किया, धीरे धीरे जॉब छूटा, जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से भी काम बंद हुआ। सक्षम को लेकर के हमने पूरा प्लान किया, अब करना क्या है, किस तरह करना है, और काम करने की जब ध्येय बना ही लिया तो पीछे मुड़िया, नौकरी करने की उम्मीद छोड़ दी। कई जगह से ऑफर भी आए, लोगों ने कहा आ जाओ हमारे यहाँ काम कर लो, लेकिन एक जुनून सवार हो गया, और ये जो जुनून था, ऐसा जुनून था कि मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे एक्चुअल में काम करके दिखाना है, एक सच्ची सेवा करके दिखाना है। मैं आज को इसी बात को लेकर के मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आपको कह रहा हूँ कि मैं 2008 से लगातार ज़मीन में, 2007 से ज़मीन में रह के काम कर रहा हूँ। 8 में सक्षम का रजिस्ट्रेशन करवाया। पहले भी जब मैं दिल्ली आया था फुटपाथ पे ही सोता था, कल भी फुटपाथ पे थे, आज भी फुटपाथ में। बहुत सारे ऐसे भी डायरेक्टर आपको मिलेंगे, संस्थाएं मिलेंगी, जिनके डायरेक्टर आपको लखपति भी मिलेंगे, हो गए होंगे, नहीं होंगे, लेकिन फिर हमने कहा कि हमें ज़मीर नहीं बेचना, हमें काम करना है। और जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी पारदर्शिता के साथ में आज भी काम करें, आज भी हमारे साथ में जुड़ करके काम करें। तो वह जो स्थिति बनी हमारी, दूसरी मीटिंग हमारी कॉफ़ी हाउस में हुई, वहाँ पे बैठ के जो है बातें किया। धीरे धीरे करके पूरी दिल्ली की ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जो फंडिंग एजेंसी है उस दौरान, या हम मददगार व्यक्ति को ढूंढते रहे। आपको भरोसा नहीं होगा, रात में सुबह 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे उठना और यहाँ से पैदल चले जाना, जहाँ पर हमें पता चलता था कि यहाँ मीटिंग है,
और जहाँ पे मीटिंग में बुलाया जाता था वहाँ जाते थे, लेकिन सुबह रात में उठना है, रात में ही तैयार होना है और तैयार होकर के सीधा हमें पहुँच जाना है उस मीटिंग तक और पैदल जाना है। चाहे वो बापू धाम हो, चाहे साउथ एक्सट्रैक्शन हो, चाहे वो नई दिल्ली हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो इंडिया गेट का एरिया हो, चाहे वो साकेत का एरिया हो, लगभग हर जगह पैदल जा करके हर तरह की मीटिंगों में हम लोग शामिल हुए। मीटिंग में शामिल होना ही नहीं, मीटिंग में शामिल होना ही नहीं, मीटिंग में शामिल होते ही हमें ये भी बताना था कि हम काम क्या कर रहे हैं। और उस समय पैदल जाना, आप अब अंदाजा लगाएं कि मैं आपको उस घनघोर ठंडी की बात बता रहा हूँ कि जब मैं जाता था तो सिर्फ एक कुर्ता था, पैजामा था, अंदर बनियाइन थे, और जब हम वहाँ से वापसी आया करते थे तो मुझे अच्छी तरह याद है छोटी छोटी लकड़ियाँ, रोड के किनारे की लकड़ियों को अपनी बनियाइन के अंदर से अंदर डाल देते, जब पूरा भर जाता था उसको लेके आते थे और उसी को रात में जला करके सोया करते थे। भीषण ठंडी में उसी में रात काटा करते थे। उन परिस्थितियों को लड़ते हुए हमने सक्षम का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2008 में करवाया। वर्ष 2008 7 अप्रैल 2008 को सक्षम का पहला रजिस्ट्रेशन हुआ, और वो जो रजिस्ट्रेशन हुआ इसके बाद हमने और भी लगन के साथ में काम करना चालू किया। दोस्तों, विषम परिस्थितियों में भी कभी कभी लोग हमारे साथ आते हैं, विषम परिस्थितियों में लोग हमारा पूरा सहयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी साथी आए जो खुल करके हमारे बीच में हमसे बात किया, और ऐसे टाइम पे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था उस दौरान लोग काम भी देते थे और रात दिन सहयोग करने की कोशिश भी करते थे। तो हमने देखा है, हमने समझा है कि कैसे परिस्थितियों को झेल के आना है। तो दिल्ली में पैदल जाना, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में पैदल जाना और नेटवर्क में मीटिंग में पैदल जाना, वर्ष 2008 में अलायंस फॉर पीपल राइट्स, APR के नाम से आप जानते होंगे, इसके साथ हमारा जुड़ाव हुआ। क्राई संस्था का भी आपने नाम सुना होगा, चाइल्ड राइट्स एंड यू। क्राई के कुछ साथियों से हमसे वहाँ पर मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी, और वो एक विसंगति थी। मुझे याद है मैं जब क्राई में गया था तो वर्ष 2008 में, मैं यहाँ से पैदल गया था, उस समय बापू धाम में उनका ऑफिस था, और जब मैं यहाँ पे पैदल गया तो पैदल जाने के बाद चूँकि आप समझ सकते हैं कि कितना दूर और वहाँ तक जाना और इस तरह की हालत में पैदल जाना, और वहाँ जैसे मैं उनकी सीढ़ियों में चढ़ के उनके दरवाजे डोर के अंदर गया, मैंने पूछा कि मैं यहाँ आपके मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तब जाकर के वहाँ के क्राई के जो साथी थे वो वहाँ से बाहर निकले, और जैसे ही मेरे चेहरे को देखा उल्टे पाँव वापस चले गए। अजीब घटना थी। मैं बिल्कुल उदास हो गया, और उदास हो गया कि मुझे लगता है कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। हो सकता है कि मेरी वेशभूषा से बात करने नहीं चाहते, या हो सकता है कि मेरी जो महारत है या मैं कमज़ोर हूँ, या फिर हो सकता है इनको समझ में आए कि काम करने लायक नहीं है, हो सकता है इस वजह से काम शायद मुझसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन उसका विपरीत हुआ। कुछ ही देर बाद वही साथी जो वापस लौटे थे, एक गिलास हाथ में पानी लिए हुए वापस आए, और आने के बाद में पानी पिलाया और बोले पहले थोड़ी देर आराम करें, बैठें। काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लगा, दिल में एक सहानुभूति, एक नहीं कहेंगे बल्कि समानुभूति जैसा जो अनुभव वहाँ प्राप्त हुआ वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा साहसपूर्ण था। कुछ देर बाद उन्होंने बात की, मैंने भी उनसे बात किया था कि मैं आपसे पैसे के बारे में बात करने नहीं आया, मैं एक चार्ट बनाया हूँ, इसको रेखांकित किया हूँ, मैं इस चार्ट को छपाना चाहता हूँ और मैं इसके लिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मदद करेंगे। परिस्थितियाँ भी वही हुई,
उन्होंने उस चार्ट को देखा, मैंने 4-5 चीज़ें तैयार किया था, रेखांकित किया था। उन्हें तैयार करने के बाद जब उनके बीच में गया, उनको दिखाया, काफ़ी खुश हुए, प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत बोला कि अभी आप मेरे साथ चलें, एक मीटिंग है, उस मीटिंग में शामिल होना है आपको। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में मुझे बैठाला और वहाँ से वापस लेके गए। और वहाँ से वापस ले जाने के बाद वो उस मीटिंग में लेके गए, मैं वहाँ गया, मेरी चीज़ें वहाँ रखी गई उनके द्वारा, सबको वो पसंद आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस चार्ट को छपाना चाहते हैं, आप बताइए इसका क्या लेंगे, आप हमें दें। मैंने फिर कहा था मैं कुछ देने के लिए नहीं आया, मैं कुछ लेने के नहीं आया, मैं सिर्फ इस चार्ट को छपाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इससे मेरी मदद हो। और वही हुआ। पूरा सब लोगों ने ताली बजाई, स्वागत किया और उन्होंने कहा कि ये जो आपने चार्ट छपाया है, बनाया है, ये वाकई पूरी दिल्ली के लिए एक प्रेरणा है और ये चार्ट हम लोग छपाएंगे। और उसका नतीजा भी वही हुआ। चार्ट छपे, उसमें सक्षम को छोटा सा स्थान भी दिया गया, लोगो डाला गया और वहाँ से हमारे रिश्ते बनना चालू हुए। और वहाँ से जो हमें सीखे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी हुई, लेकिन एक अच्छा रिश्ता ये था कि लोगों ने मुझे समझा। शायद वो पहली बार वहाँ था जो उन्होंने मुझे समझा और समझ करके अपने साथ, किसी फंड की बात नहीं हुई, किसी रिसोर्स की बात नहीं हुई, धीरे धीरे करके वो चीज़ें आगे बढ़ती गई। और लगभग 1 साल बाद रही ने मुझे पहला फेलोशिप 5,000 रुपये का वहाँ से स्टार्ट हुआ। दोस्तों, उस लड़ाई, उस फेलोशिप से सक्षम को और जान डालने की कोशिश करते रहे हम लोग। करते करते धीरे धीरे हमारे जो साथी थे वो भी पूरा सहयोग कर रहे थे, लेकिन स्थितियां, मैंने पहले भी कहा था, स्थितियां विपरीत थी, स्थितियां साथ में नहीं थी। मुझे याद है वर्ष 2008 में ही एक केस आया था मेरे पास महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से एक लड़की का अपहरण हुआ था और वो लड़की दिल्ली अपहरण करके लाई गई थी। उन्हें भी नहीं पता था, हमें भी कोई पता नहीं था, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने हमसे संपर्क किया। वहाँ की एक संस्था थी, उन्होंने फिर हमसे संपर्क किया और चूंकि उन्हें पता था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, संसाधन विहीन है, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि सर आप मदद कर सकते हैं, चूंकि आप ज़मीन में काम कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप मदद कर सकते हैं। हमने भी वही कहा है, ठीक है आप भेजिए। खुद के खाने के लिए नहीं था, लेकिन उनको वहाँ से बुलाया गया और साथ में रखा लगभग 1-2 हफ्ते तक। वो साथ में रखना और रखने के बाद जितना भी जो भी रूखा सूखा होता था, दोनों भाई आराम से शाम को खाते थे। दिन भर मैं विचरण करता था, लोगों से सहयोग की अपील करता था, इनके केस की भी तैयारी करता था। तो आप उसको जब देखेंगे कि जो केस आ रहे थे मेरे पास में, उसके साथ में थानों में जा करके जो मैं बात कर रहा था, लगातार कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे करके सुराग पता चलना चालू हुआ। और वहीं पे कुछ हमारे साथी जो मुझे मिले, सहयोगी साथी जो नेटवर्क के साथी मुझे मिले, उन्होंने फिर जाके मदद करना चालू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 हफ्ते के अंदर उस लड़की को पकड़ लिया गया। जहाँ से थी वहाँ से उस लड़की को पकड़ा गया, जो उसके मुजरिम थे उनको भी पकड़ा गया, उनके परिवार वालों को उस लड़की को दिया गया। पूरी अपना मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस ने पूरा मदद किया। रात शाम को 5 बजे से पुलिस वालों ने छापा मारना चालू किया था। उस छापे की टीम में मैं भी था और छापा मारते मारते सुबह को लगभग 3:30 बजे वो बच्ची हमें वापस मिली। और इसके बाद मैंने पुलिस का भी धन्यवाद किया, उनके परिवार वालों ने भी धन्यवाद किया। तो कहते हैं जब पूरी शिद्दत से काम किया जाए तो सफलताएं बिल्कुल सामने आती हैं, और वो वहाँ से हमें देखने को मिला। यूनाइटेड वे मुंबई ने क्लीन एंड ग्रिड रोड प्रोजेक्ट को हमें पहले मंजूरी दी थी। छोटा सा प्रोजेक्ट था, 1 ही दिन का प्रोजेक्ट था, उसको शुभारंभ करना था, डस्टबिन लगाने थे। हमने उसका काम को पूरा किया, लेकिन उससे और भी मजबूती मिली कि हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए। हमारे साथ में साहिल जी, लोहा सिंह जी, वंदना कांबले, हमीर, पप्पू, राजेश जी, आज राजेश जी बीमा का काम करने लगे हैं। इस तरह करके बहुत सारे साथी हमारे साथ में जुड़ते गए। बजरंगी, उनका भी एक अहम रोल है हमारे जीवन में। तो वो पूरा के पूरे सभी लोग जो है आ करके और हमारे साथ में आने लगे। दोस्तों, बस इसी दौरान महिलाओं के हक अधिकार और अभियान हमने चालू किया था और कुछ संस्थाओं ने हमें उसके साथ लेके आए थे।
और उसमें लगभग 500 महिलाओं को एक साथ एक मंच फैलाने के बाद हमने महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर के वहाँ पे बात हम लोगों ने चालू किया था। बहुत सारी केस स्टडी वहाँ पे रखी गई थी। उन केसों को रखने के बाद जब हमें पता चला और या उन लोगों को पता चला कि इतने व्यापक संख्या में ले हैं, कुछ ऐसे केसेस आपको उन्हें जो लड़की जो है एक हफ्ते से गायब थी, उनका अपहरण किया गया था। अपहरण के केस अपने आप उठ करके मंच में आए और वो जो उठ करके मंच में आए उनका फिर साथ में लेकर के लड़ा गया। तो दिल्ली बाल आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, सब लोग मिल करके हम लोग काम करना चालू किए और लास्ट में उस लड़की को वापस लाया गया। लाने में सफलता मिली। पुलिस ने भी बहुत मेहनत किया हमारे साथ और इस तरह करके धीरे धीरे करके प्रोटेक्शन के मुद्दे पे हमारी समझ धीरे धीरे करके दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बनना चाहिए। दोस्तों अभी जब हम लोगों ने, मैंने बताया कि 7 अप्रैल 2008 को संस्था की स्थापना हुई और बहुत सारे नेटवर्क हमारे बीच में आए। मैं दिल्ली न्यू फोर्सेस के साथ में वर्ष 2009 में उनके साथ में हमारा जुड़ाव हुआ। वर्ष 2009 में जब हम लोगों ने दिल्ली न्यू फोर्सेस के साथ में, जो कि अभी तो हम बड़े बच्चे की बात कर रहे थे, 6 साल से ऊपर के बच्चे में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ जाने के बाद हमने 0 से 5 साल और 6 साल तक के बच्चों के बीच में काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। दिल्ली न्यू फोर्सेस ने भी एक अहम भूमिका हमारे बीच में हमें तैयार करने में, जिस तरह अलायंस फॉर पीपल राइट्स ने अपनी भूमिका निभाई, APR ने अपनी भूमिका निभाई, उसी तरह दिल्ली न्यू फोर्सेस ने छोटे बच्चों के मुद्दे पर भी हमें एक आईना दिखाया और काम करने के लिए प्रेरित किया और उनकी भी प्रेरणा उसी तरह रंग लाती गई और हम धीरे धीरे करके छोटे बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, इस तरह के मुद्दों पे, विषयों पे हम लोगों ने काम करना चालू किया। साथियों, वर्ष 2009 के बाद जब हम लोगों में थोड़ा सा और भी परिवर्तन आया, इसके बाद धीरे धीरे करके एक्शन एड एक जो संस्था है, इसके बाद 2010 में एक्शन एड ने भी हमें छोटा सा एक फेलोशिप दिया। वो भी 5000 का फेलोशिप दिया। 5000 के फेलोशिप में मैंने उनके साथ में काम करना चालू किया, क्योंकि उस समय जो बाल विकास धारा की ओर से जो क्राई की तरफ से जो फेलोशिप के लिए जोड़ा गया था वो बंद हो चुका था और फिर हमसे बेरोजगारी थे, सक्षम को खड़ा ही करना था। कठिन परिस्थितियों में 4-4, 5-5 दिन तक भूखे रहना, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी पूरी टीम आज प्रत्यक्ष गवाहदार है, साथ में है। और उस समय 3 से 4-4 दिन खाना ना खाना अपने आप में बड़ी मुसीबत का जो दौर था वो दिखा रहा था कि 4 दिन तक खाना ना खाना, फिर भी पैदल चलना, फिर भी जा करके, लेकिन उसी दौरान रास्ते भी तैयार करना, लोगों की समस्याओं को भी सुनना और उसी दौरान हमें सक्षम को खड़ा भी करना, उसका दस्तावेजीकरण भी मजबूत करना। खाने के लिए तो मुझे दरवाजे पे लाइन लगानी पड़ती, मुझे याद है। खाने बनने से पहले मुझे कुछ घरों में जाना पड़ता था, बैठे रहना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। और कहते हैं कुछ दोस्तों ने उस समय बहुत मदद की, अगर शायद वो ना होते तो शायद हम दिल्ली में ना होते, या सक्षम की स्थापना नहीं होती, या फिर सक्षम इस तरह काम ना कर पाता। वो जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के साथ मिलते हुए हमने लगातार काम किया और UNB ब्लॉक से शुरुआत करते हुए हैदरपुर तक आए। हैदरपुर में भी अपनी टीम को खड़ा किया। हैदरपुर रिंग रोड, हैदरपुर, सुशीला, शाहिर, भागीरथी, हम सब मिलकर के उस क्षेत्र में काम करना चालू किए। और उसी दौरान वो घटना घटी थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं भी आत्महत्या, उस दौरान हुआ क्या था थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। चारों तरफ से अंधेरा था, उम्मीद की, चूंकि 2006 से लेकर के लड़ाई 2011 तक पहुंच गई थी, 10 तक पहुंच गई थी। और 10 तक की लड़ाई यानी 3-4 साल का जो गैप था वह सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का, यानी भूखे ही रहना था। शरीर में कपड़े भी नहीं थे। मेरी मिसेस भी लगातार फोन किया करती थी, एक छोटा सा फोन था, लगातार फोन करना, लड़ाई भी करना, छोड़ दो, चले आओ, या खेती बाड़ी कर लेना, कुछ कर लेना, लेकिन जुनून था।
एक सनक सवार थी। कहते हैं जिद नुकसानदायक भी होती है और फायदेमंद भी होती है। तो वो जिद ने मुझे रास्ता दिखाती चली गई। लेकिन उस समय दौरान था, 4 दिन था लगातार खाना नहीं खाया था। उस दौरान लगा था कि अब मेरा जिंदा रहना अच्छा नहीं है। उस समय रात में 12 बजे पंखे में वायर लगा करके और आत्महत्या करने का प्लान किया। वायर भी लगाया, फांसी गले पे भी लगा ली। कूदने ही वाला था कि फोन आ गया। एक तरफ फोन था, एक तरफ मैं, और वो सोच रहा था फोन उठाऊं या ना उठाऊं। लास्ट में फोन उठाया कि चलो पहले देखता हूं अंतिम समय में किसका फोन है। और वो फोन उठाया, उनसे बात किया, आंसू झलके बातें हुई, और अंतोगत्ता वहीं पे निर्णय लिया कि अब मुझे मरना नहीं है, मुझे लड़ना है। वहां पे निर्णय लिया मुझे मरना नहीं है, मुझे लड़ना है। और वह जो लड़ाई, कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि जब घनघोर अंधेरा आपके जीवन में आ जाए तो समझ लीजिए कि उम्मीद की किरण भी नजदीक ही है आपके पास। वो दिन मेरी लड़ाई का आखिरी दिन था। वह दिन मेरे जीवन के अंधकार का आखिरी दिन था। उसी दौरान मैं यहाँ से उठा और पैदल निकल चला। लगभग 2 बजे रात में उसी दौरान जो भी कपड़े थे उनको कपड़े पहना और निकल गया। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है। कुछ दूर पूरा दिन भटकता रहा। रात में आने के बाद शाम को बेरी वाला बाग में कुछ मीटिंग चल रही थी। वहाँ से ही मैं पानी पिया, उसका पार्ट बना। वहीं मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मदद दिया और खाना खाया। फिर वापस बेरी वाले बाग में सो गया। सोने के बाद कब नींद आई मुझे पता नहीं। मुझे नींद आई या मैं बेहोश हो गया। लेकिन सुबह 4 बजे जब हल्की ठंड लगी तब वहाँ से फिर भागा, फिर वापस आया। और वापस रात में आने के बाद सबसे पहले मैं अपने दोस्त को जगाया था भागे। मैंने उस घटना को जिक्र नहीं किया, उन्हें बताया नहीं, जगाया। लगभग सुबह 5 बजे उनके यहाँ चाय पिया, वापस अपने घर आए, जल्दी जल्दी नहाया, फिर अपने काम की ओर निकल पड़े। वहाँ से पहली उम्मीद की किरण जगी और धीरे धीरे करके रास्ते खुलते गए। लोगों की डिमांड बढ़ी, सक्षम की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होना चालू हुआ। क्योंकि पहला जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम से जो ख्याति मिली, धीरे धीरे करके नेशनल शांता सिन्हा जी थी उस समय NCPCR की चेयरपर्सन। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मिल करके हमसे बात किया, मैं उनसे मिलने गया, पूरी स्थितियों को रखा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के मुद्दे पे हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। हम पैसा से मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन मुद्दे पे जरूर काम करने को तैयार है। आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 2010 में RT एक्ट आया था, उसके पहले ही से ही इसकी तैयारी चलनी हुई थी। इसके बाद RT एक्ट को जब लागू हुआ तो NCPCR में उनके कुछ साथी थे जो साथ में काम कर रहे थे, उनके साथ में मैंने जहांगीरपुरी में काम करना चालू कर दिया। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ धीरे धीरे करके घटनाएं घटती गईं। और कहते हैं कि मैंने फिर आपको इशारा दिया कि अगर आप निराश हो रहे हैं अपनी उम्मीद से, अगर आप कमज़ोर पढ़ रहे हैं खुद से, तो कमज़ोर पढ़ने की उम्मीद न करिए, कोशिश मत कीजिएगा। आप समझिएगा कि बिल्कुल जब घनघोर अंधेरा आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो समझिएगा उम्मीद की आखिरी किरण उजाले की आपकी तरफ बढ़ रही है, आपको तैयार होना। दोस्तों, मैं अपनी पूरी टीम का आज जो सक्षम का जो पूरा काम है मैं उसको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं। मैंने अभी जो आपको पूरी टीम का बताया, तो अभी बाल श्रम महोत्सव ये हमारा वार्षिक प्रोग्राम है, जो दिल्ली में जो खासकर जो श्रम बस्तियां हैं, उन बस्तियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ में इस वार्षिक प्रोग्राम को बिना किसी फंड के करते हैं। इसके लिए लोगों का रिसोर्स, आप जैसे लोगों का सहयोग, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन ही हमारे लिए काफ़ी होता है। और बाल श्रम महोत्सव
ये बच्चों की खुशी, उनकी प्रतिभा, उनकी वर्तमान की स्थितियों को सरकार और समुदाय के बीच में सामने रखने का एक माध्यम होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सरकारी जो जानकारियां हैं, सरकार की जो स्कीमें हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो स्टेट की हो, उन स्कीमों को वहां तक रखा जाता है। दोस्तों, साथ ही बाल ग्रुपों का निर्माण, छोटे छोटे बाल ग्रुप हमारे बने हुए हैं। हर बस्ती में लगभग एक एक दो बाल ग्रुप हैं और 15 से 20 लोग उस ग्रुप में ग्रुप के लोग हैं। उनको तैयार करना, उनके साथ में एक्टिविटी करना, उनको तैयार करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, समस्याओं के निवारण की दिशा में हमें काम करना है। साथ ही समस्या निवारण की दिशा में साथ में काम करने के साथ में उनका स्किल डेवलप करना है, उनकी भावनाओं को मजबूत करना है, उनके सपनों को साकार करने की दिशा तय करना है। इस तरह के काम हमारे बाल ग्रुप निर्माण के द्वारा हो रहा है। हम यूथ ग्रुप को भी नहीं छोड़े। यूथ आगे जो होने वाले भविष्य हैं इस देश का, हमने उनको भी साथ में जोड़ा और उनकी भी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, या वो बाल ग्रुप की समस्याओं को, बच्चों की समस्याओं के लिए कैसे अपना योगदान कर सकते हैं, या अपने परिवार की समस्या निवारण के लिए, या समुदाय की समस्या निवारण के लिए, या जिस तरह के जघन्य जो अपराध हो रहे हैं, चाहे वो अपहरण हो, बलात्कार हो, छेड़खानी हो, किसी भी प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उस आपराधिक घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए, कानून की मदद करने के लिए किस तरह का अपना योगदान करेंगे, वह पूरा समाज को विकास की नई दिशा पे लाने के लिए कैसे अपना योगदान कर पाएंगे, हम उनके लिए भी उसी आधार पर काम। दोस्तों, क्लीन एंड ग्रीन रोड प्रोजेक्ट को हमने आपके सामने शेयर ही कर दिया था। दलित महिला हक, इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई जैसे कार्यक्रम को हम लोगों ने जन सुनवाई के रूप में जिसे कहते हैं, इस तरह कार्यक्रम हम बच्चों के बीच में भी करते आ रहे हैं। छोटे बच्चों को क्रैश की चाहे वो समस्या हो, आंगनवाड़ियों की जो प्रॉब्लम हो, या फिर समुदाय की जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से संबंधित जो है जन सुनवाइयों का जो प्रोग्राम होता है, वो भी बीच बीच में आवश्यकता अनुसार बीच में करते आ रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। आपने RTE एक्ट के बारे में सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट, इसके बारे में ट्रेनिंग देना, लोगों को जागरूक करना, स्कूल डिपार्टमेंट के साथ में जाके बात करना, प्रशासन के साथ में बात करना और बच्चों की समस्याओं को इस RTE एक्ट के साथ में जोड़ना और उसको सही दिशा पे लागू करवाने का प्रयास करना। तो यूथ हो या जो संस्थाएं हों या फिर समुदाय के लोग हों या फिर एजुकेशन से जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो हों, सबको एक साथ जोड़ करके RTE एक्ट को के बारे में जानकारी देना, ट्रेनिंग देना, इस तरह की काम हमारी टीम कर रही है। RTI भी है, RTI की भी ट्रेनिंग हम लोग देखते हैं आवश्यकता अनुसार जिसकी जरूरत पड़ती है। यूथ निर्माण ये बहुत गंभीर मुद्दा है। खासकर लोग कहते हैं कि लोग साथ नहीं आ रहे, लोग कहते हैं यूथ हमारे साथ में नहीं है। कैसे यूथ साथ आएगा? मैंने फिर वही बात आपको दोहराने जा रहा हूं कि अगर आप जमीन में काम कर रहे हैं, जमीर बचा के काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सच में जमीन में काम करने वाले लोगों के साथ संख्या बहुत बड़ी होगी। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। साथ ही यूथ निर्माण की जो हम बात कर रहे थे, इसकी कैसे ट्रेन करना है, समुदाय गठन का कैसे करेंगे, यूथ यानी कि समुदाय में संगठन निर्माण कैसे करेंगे, इस तरह की जो सभी प्रकार की जो ट्रेनिंगें हैं, उस प्रोसेस को भी हम लोगों ने चालू किया है। बाल सुरक्षा और उनके अधिकारों पर पब्लिक मीटिंग से ही हम लोगों ने तैयार किया था बाल संरक्षण दल। और बाल संरक्षण दल जो हम लोगों ने तैयार किया था, उसकी खासियत मैं आपको बताऊं कि विगत 3 वर्षों में जिस क्षेत्र में ये समूह तैयार हुए हैं, यदा कदा कुछ घटनाएं हुई हो तो हुई हो, अन्यथा कोई भी घटना बच्चों के संबंधित उनकी आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं। इसको मुझे लगता है ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को और भी व्यापकता में शामिल होने के साथ में लेके आना चाहिए। हमें जो है दिल्ली के मलिन बस्तियों में टिकाऊ विकास को साझा करने के लिए जो है, खासकर जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं, वहां पर जो सरकार की जो सुविधाएं हैं
सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्रभावी ढंग से वहां तक के लोगों के बीच में पहुंचाना और एक तरह से सेतु रूपी काम करना। संस्था और समुदाय, सरकार और समुदाय के बीच की जो कड़ी है, जो पुल की जो बनाने की जो कड़ी है, जो सेतु के रूप में है, संस्था सक्षम सेतु के रूप में वहां पर साथ में है। इसी आधार पे स्कूल चलो अभियान हो या स्टैंड अप प्रोग्राम हो, महिला ग्रुप निर्माण हो, स्वयं सहायता समूह निर्माण हो, बाल संरक्षण दल हो, यानी कि जितने भी इस तरह के जो काम हैं उस तरह के सभी काम को करने लगे। आपको बताना बहुत जरूरी है, सक्षम ने एक बालिका क्रिकेट टीम का भी गठन किया। ये क्रिकेट टीम कैसे गठित की? क्रिकेट टीम का भी एक अपना अनुभव है। हमने हेल्थ के मुद्दे पे काम किया, हमने एजुकेशन के मुद्दे पे काम किया। जब पता चला कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जब सुरक्षित ही नहीं अपने आप को लड़कियां महसूस कर रही हैं, जब लड़कियां सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, उनके परिवार के लोग अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो पढ़ाएंगे कैसे? स्कूल में ड्रॉप आउट का स्तर बढ़ेगा। क्योंकि सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने काम करना चालू किया। तो सबसे पहले बात आई थी शौचालय की। मैं अपने जो प्रमुख पार्टनर है वर्तमान में, क्राई चाइल्ड राइट्स एनजीओ को नाम आपने सुना होगा नाम। क्राई हमारा प्रमुख पार्टनर के रूप में हमारे साथ में है और क्राई ने भी हमें बहुत सारे जो काम करने के तरीके हैं उस पर हमें अवगत कराता रहा है। समय पर ट्रेनिंग जो हमारी टीम है उसको देता रहा है। मार्गदर्शन की जो भूमिका रही है वो भी क्राई की बेहद अहम रही है हमारे लिए। तो क्राई है, अभी दिल्ली महिला आयोग हमारे साथ में है। मैं दिल्ली महिला आयोग के साथ में जो महिला पंचायत है, महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी केस होते हैं, घरेलू हिंसा के संबंधित जो छोटे मोटे केस होते हैं, वो पंचायत में उनका निवारण किया जाता है, उनको एक साथ जोड़ा जाता है। पूरे उनकी एक टीम है हमारी। आपने दिल्ली बाल आयोग का नाम सुना होगा, डीसीपीसीआर के साथ में भी हम लोग मिल करके बच्चों के शिक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। बीच में आपने डीसीपीयू का नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, उसको साथ में लेकर के यहाँ के जो एसडीएम है, डीएम है, उनके साथ में मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में कैसे विकास की एक लहर दौड़े और इस तरह की जो घटना है उसको कैसे रोका जाए। CWC हैं, उनके कुछ साथी हमें नियमित रूप में मार्गदर्शन करते चले जा रहे हैं। तो इसी तरह करके जब हमने देखा कि जो टीम है, जो क्रिकेट टीम है, उसके गठन की सुरक्षा की बात की, तो सबसे पहले शौचालय की बात आई। शौचालय की बात आई, हम लोग ने प्रशासन और शासन के बीच में इसकी शेयरिंग करना चालू हुआ। साहबा डेरी में शौचालय थे लेकिन बंद पड़े थे। बंद पड़े शौचालय को पुनः जीवित करवाना एक बहुत बड़ी लड़ाई रही है, एक टेढ़ी खीर रही है, लेकिन हम लोगों ने उसको लड़ा और लड़ने के बाद समुदाय साथ में आया, मीडिया साथ में आई, प्रशासन हरकत में आया, शासन पूरी तैनाती के साथ में सामने आया और उसका एक परिणाम हुआ कि जितने भी बंद पड़े शौचालय थे, शाहबाद डेयरी के नहीं, इस मुद्दे से पूरे शाहबाद डेयरी ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के शौचालय में परिवर्तन आया। बंद पड़े शौचालय चालू हुए। उस लड़ाई से बंद पड़े शौचालय ही नहीं चालू हुए बल्कि नए शौचालय का भी निर्माण होना चालू हुआ। क्योंकि लोग खुले में, लड़कियां खासकर जो है शौच के लिए जाती, वो जो स्थितियां थी, वह जो भयावहता थी, उसको हमने देखा है, उसको समझा है। और इसके बाद फिर भी जब समस्या सामने ना आई तब पता चला कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब ये पता चला कि लड़की तो अंदर से कमजोर है, माँ बाप अंदर से कमजोर हैं और एक कमजोर व्यक्ति लड़ाई कैसे लड़ सकता है, उसको पुनः जीवित करना वो हमारा पहला दायित्व बनता था। मुझे लगता है उनके आत्मविश्वास को जगाना, लड़कियों के सम्मान को जगाना, लड़कियों की प्रतिष्ठा को वापस लेके आना, यह बहुत बड़ा लड़ाई हमारे बीच में। हमारी टीम लगातार डिस्कशन की, बात की, हमें करना क्या है, इनके सम्मान को कैसे जगाना है, ये अपने सम्मान के लिए सामने उठ के लाएंगी कैसे, और लड़कियां अगर वापस आई तो इनके परिवार के लोग कैसे सामने आएंगे, यह चैलेंज हमारे बीच में आ। दोस्तों, आप वो दिन शायद आपको याद आ जाए, हमने ऐसे ऐसे पल देखे हैं जब लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पे लाए हैं तो उनके माँ बाप पत्थर लेकर के लड़कियों को मारने के लिए आए। ऐसे ऐसे दृश्य आज भी हमारे आंखों के सामने
दिख रहे हैं। और वहां पे लड़कियों को खेल के लिए तैयार कर पाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हार नहीं मानी, ना सक्षम ने हार ना माना। और मैं पूरी टीम को, उस समय जो हमारी टीम थी, कुछ साथी इस समय नहीं है इस बीच में सक्षम में, वो कहीं और अपना काम देख रहे हैं। तो जो इतने भी लोग थे, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम करते हुए लगातार संघर्ष करते रहे, गालियां सहते रहे, मार सहते रहे। लोग तमंचा लेकर के, पिस्तौल लेकर के सामने खदेड़ा गया, ब्लेड लेकर के हमारे स्टाफ को मारने के लिए दौड़ा गया। इसके बावजूद भी हार नहीं माने, लड़ाई लड़ते रहे और सक्षम की क्रिकेट टीम बन के तैयार हुई, लड़कियों की क्रिकेट टीम बन के तैयार हुई। और आपने अभी देखा होगा कि हमारी सक्षम की जो है टीम है, वो बीसीसीआई का पहला मैच खेल के भी आ। तो खुशियां हैं मिली कब? एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद। तो अपनी उम्मीद को नहीं मरने देना है, अपनी उम्मीद को उसी तरह जीवित रखना है। और अगर हम अपनी उम्मीद को जीवित रख के काम करते रहेंगे, एक लक्ष्य बना के काम करते रहेंगे, एक ध्येय के साथ में काम करते रहेंगे, एक दृष्टि हमारी होनी चाहिए अर्जुन की तरह, बिल्कुल निशाना मछली की आंख में अगर हमारा फिक्स है, तो सफलताएं निश्चित हैं, देर सही लेकिन मिलेगी। इस तरह की जो चीजें लगातार रही, वो खड़ी हुई। बहुत सारी बेटियों ने अपने क्षेत्र में नाम कमाया। जिन लड़कियों को देख के लोग सीटी बजाया करते थे, जिन लड़कियों को देख कर लोग व्यंग किया करते थे, जिन लड़कियों को देख करके लोग गलत साफ साफ बकते थे, आज उन्हीं लड़कियों को लोग सलूट मारते हैं। ये सक्षम का काम है, ये सक्षम टीम का काम है। दोस्तों, इस तरह के जो काम हुए हैं, धीरे धीरे करके आज फुटबॉल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बैडमिंटन की टीम भी खड़ी हो रही है, एजुकेशन के स्तर पे अच्छा काम होने लगा है। डिजिटल लर्निंग सेंटर की बात हम लोग कर रहे हैं। डिजिटल लर्निंग सेंटर भी इस समय है, बच्चों को फ्री कंप्यूटर। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे काम अभी हम लोगों के बंद हैं, क्योंकि जब तक इसके लिए सरकार की गाइडलाइंस नहीं आती, तब तक हम लोग मजबूर हैं। लेकिन बच्चे, आज जिन बच्चों ने सीखा है कंप्यूटर, जिन बच्चों ने सीख करके अपने काम को आगे खड़ा किया है, वो बच्चे भूखे नहीं हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। मैं क्राई का इसके लिए बहुत धन्यवाद करूंगा, इसके लिए कि क्राई ने मेरे लिए या सक्षम के लिए बिल्कुल हृदय से काम किया है। और ऐसी छोटी संस्थाओं को जल्दी लोग देखते नहीं हैं, जहाँ पे उन्होंने देख करके सहयोग भी किया। झुग्गी बस्तियों का मासिक और त्रैमासिक जो गतिविधियां हैं, वो भी हमारे बीच में लगातार अनुसरण बैठके हैं। जो गुम हो रहे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गायब हो गए, जो बच्चे गायब हुए उनको वापस लाने का जो काम है, उसके लिए जो पैरवी करने का काम है, सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में मिल करके जो गैप है, जो दूरियां हैं सरकार या प्रशासन की, उन सभी दूरियों को मिटाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। और इसका नतीजा है, इसके बहुत सारे नतीजे हैं कि अनेकों बच्चे जो गुम हुए थे, जो ऐसे अपराधी गिरोह जो काम कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, सक्षम के 7 बच्चों को अपहरण करने की कोशिश की गई, जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे थे। लेकिन हमने असल में ट्रेन किया है, बच्चों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपकी तरफ गलत निगाह रखता है या अगर आपका कोई ऐसा अपहरण करने की कोशिश करता है, आपको किस समय क्या करना है, किस तरह अपनी तैयारी करना है, कब चिल्लाना है, कब भागना है, इस तरह की सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना, तो वो हम लोग सिखाते हैं। और उसका नतीजा रहा कि 7 बच्चे अपहरण होते होते बच गए और अपराधी भी पकड़ा गया। तो इस तरह के जो गुम हो रहे बच्चे हैं, उनको वापस लाने का जो काम किया है, वो प्रशासनिक भूमिका और सबकी भूमिका एक लगातार हमारे साथ में रही है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ हमारे पास जो हमारी जो ये भूमिका है, इसके साथ बच्चों के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, बच्चों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, तो पॉक्सो पे ट्रेनिंग देना, लोगों को जागरूक करना और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए रचनात्मक एक्टिविटी करना। तो बहुत सारी रचनात्मक एक्टिविटी है जो पुलिस और जनता के बीच में, जो मीटिंग 2008 में हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी, इस तरह की मीटिंग लगातार हम लोग करते हैं कि पुलिस और जनता के बीच में ये काम, जो वो चीज़ें हैं वो होती रहें, दूरियां ना बने, नज़दीकियां बने, ताकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग जल्दी जो है पकड़े जाएं।
या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पे लगाम लगाई जाए, तो लोगों के जो आपराधिक जो घटनाएं थी उसको भी रोकने का पूरी तरह हम लोगों ने प्रयास किया। हम अपनी ताकत को जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे टीम की जो स्किल है, रिपोर्टिंग की स्किल बहुत अच्छी है हमारी टीम में। रचनात्मक लेखन की बात करें, क्योंकि पत्रकारिता से लेकर के कवि तक हमारे टीम का हिस्सा है। दस्तावेजीकरण की जो ताकत है वो भी हमारे पास है। यूथ और महिला की जो गतिविधियाँ हैं उनका जो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण है वो, और उनको किस तरह आगे गति देना है वो भी है। कार्यक्रम नियोजन का और संचालन की जो प्रक्रिया है उसका है। साथ ही जो एडवोकेसी पैरवी की है, या मीडिया के साथ में मिलकर काम करना, समुदाय मोबिलाइजिंग है, अकाउंट है, एडवोकेसी ट्रेनिंग है, दस्तावेजीकरण है। इस और चूंकि पूरी एक टीम है जो अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो इस तरह की पूरी जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप जो ये सक्षम से जो आज मैंने स्टोरी सुनाई है, जो मैंने आज सक्षम की घटना रखी है, ये कुछ अहम बिंदुओं पे मैंने फोकस डाला है। बहुत दर्द भरी कहानी टीम के लोगों की है, बहुत दर्द है, लेकिन दर्द के साथ में जब हम कोई काम करते हैं उसका अगर एक छोटा सा पहलू भी, एक छोटा सा हिस्सा भी अगर सफलता के साथ में अगर ऊपर आता है तो वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जीवन में आपके द्वारा तैयार किया गया एक भी बच्चा अगर सफलता के साथ में अगर खड़ा होता है, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को हम लोगों ने गोद लिया है, उनके लिए बहुत सारे लोग हैं, आप भी हमें मदद कर सकते हैं। दोस्तों, डोनेशन बहुत ज़रूरी है संस्थाओं के लिए, और संस्था डोनेशन पे ही चलती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो 100 रुपया ही सही, लेकिन मंथली या वार्षिक या 6 महीने में, कुछ लोग 3 महीने में 100 रुपया ही सही, लेकिन संस्था को डोनेशन जरूर देगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो 300-500 रुपया करके सालाना भी दे रहे हैं और मंथली भी दे रहे हैं। कुछ लोग एक पूरे मंथ का एक साथ, पूरे साल का एक साथ एक अपना कंट्रीब्यूशन संस्था को दे रहे हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे, आप ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं हैं। दिल्ली में संस्थाओं की कमी नहीं है। अपने स्किल को, काम को दिखाना एक अलग बात है, लेकिन समुदाय को तैयार करना, इस तरह की प्रॉब्लम से बचना, इस तरह की प्रॉब्लम जो कोविड जैसी स्थिति से बचाना, साथ ही जो है बच्चों को सुरक्षित रखना, इस तरह के माहौल में बच्चों की स्किल डेवलप करना, लाइफ स्किल का पार्ट को छूट ना जाए कहीं घर में किसी कोने में, क्योंकि आपका जो स्किल है वो कहीं का जो लाइफ की जीवन जीने की जो कला है उसको बनाए रखना, आपकी शासन और प्रशासन की भूमिकाओं को लोगों तक पहुंचाना, और सबसे अच्छी बात कि बच्चों के हुनर को, बच्चों की कला को मंच देना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मंच दे रहे हैं। एक और भी है, आप बीती कहानियां, अपनी स्वयं की जो आप बीती कहानियां, उनको मंच देना, उनकी अभिव्यक्ति को सामने रखने का जो ये माध्यम सक्षम लाइव जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, आप जैसे लोगों के सहयोग से ही स्टार्ट किया। हमें ऐसे सहयोग की निरंतर जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि सक्षम तब सक्षम है जब हजारों लोगों को सक्षम बनाने की ताकत रखेगा या ऐसे काम करेगा। दोस्तों, इस तरह के सभी काम, इस तरह के सभी प्रकार के काम हम लगातार कर रहे हैं। इस कठिन परिस्थितियों में भी, इस मुसीबत में भी सक्षम के साथ ही समुदाय से लेकर, हाँ, सुरक्षा किट को ध्यान पे रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान पे रखते हुए, अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, चाहे वो पुलिस के पास जाना हो, चाहे किसी घर पे जाना हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, किस तरह हम लोग उसके साथ काम कर रहे हैं वो सबको। तो आपका हमारे साथ में जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है, आपका हमारे साथ मिलकर के काम करना बेहद ज़रूरी है, आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग सक्षम को बेहद ज़रूरी है, आपका डोनेशन भी सक्षम को बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बने, इसको मजबूत करें, आप अपने सलाह के साथ में संसाधन की भी व्यवस्था करें,
कि हम कैसे इस लाइव प्रोग्राम को एक बेहतर पूरे दिन का लाइव प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ये सपना है। यहाँ जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे, उनका भविष्य यहाँ से कैसे बन सकता है, या आपके परिवार के बच्चों का भविष्य यहाँ कैसे हम लोग बना सकते हैं, हम उसकी तैयारी करें, उसके लिए काम करें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सक्षम ने गोद लिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी पूरी जीवन की जिम्मेदारी भी हमें निभाना पड़ता है। अब आने वाले समय में हम लोग जेजे एक्ट पे भी बात करने वाले हैं, हम लोग पॉक्सो पे बात करने वाले हैं, बाल श्रम पे भी बात करने वाले हैं, बाल विवाह पे भी बात करने वाले हैं। हम इतना ही नहीं, हम जितने भी हमारे देश में आयोग बने हैं उनके काम और उनकी जिम्मेदारियों पे भी हम लोग काम बात करेंगे। हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो सरकार की जो संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, हम उनके काम और उनकी जिम्मेदारियों पे भी बात करें। कुछ लोगों ने की विरोध की प्रक्रिया भी सामने आई कि आप अपना प्रोग्राम चलाइए, लेकिन आप हमारे काम के बारे में क्यों हस्तक्षेप करें। हमने फिर कहा कि भैया, आप जनता की सेवा के लिए हैं, तो जनता की सेवा के लिए यदि आप हैं तो आपको पब्लिक डोमेन में आना बेहद जरूरी है। आपका काम को लोगों को बताना बेहद जरूरी है। आज क्यों बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं, सरकार की शाखाएं, जिनको लोग जानते ही नहीं है। कितने लोग डीसीपीयू को जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन को किसी को पता नहीं है यूनिट का। कितने लोगों को एसजेपीयू के बारे में पता है, कितने लोगों को आपको जुवेनाइल जस्टिस के बारे में पता है, कितने लोगों को जैसे एक्ट के बारे में जानकारी है। आप प्रतिशत देखिए गांव में जाकर के, आपको ये भी नहीं पता कि आपके विधायक का काम क्या है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। नाली बनाना विधायक का काम है कि रोड बनाना विधायक का काम। आपके निगम पार्षद काउंसलर की बात कर रहे हैं, लोगों को, पब्लिक को यही नहीं पता निगम पार्षद का काम क्यों ना हम लोगों की काम को लोगों के बीच में लाएं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। आप सबके सहयोग की जरूरत है, आप सबके मार्गदर्शन की जरूरत है। 1 रुपया ही सही, लेकिन जितना भी डोनेशन अगर आप दे सकते हैं तो सक्षम को प्लीज डोनेट करें, मदद करें, ताकि हम और ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में और आगे साथ में काम करें। फिर हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। सक्षम आपके दिए गए डोनेशन का कभी भी किसी भी समय 1-1 रुपए का हिसाब देने को तैयार रहता है। अकाउंट से लेकर के काम तक की पूरी पारदर्शिता सक्षम अपने साथ में है और अपने साथ में रखता है। आप सहयोगी बने और इस तरह के कार्यक्रम को और मजबूती बनाएं। क्योंकि आज की विसंगतियां इतनी गंभीर है, समस्याएं इतनी गंभीर है। एक दामनी के साथ में अगर रेप होता है तो यह मत सोचिए कि मेरी बेटी सेफ है। मैं आपको फिर बात बताए दे रहा हूँ कि दूसरी दामनी, तीसरी दामनी, चौथी दामनी, हर 1 मिनट में एक नई दामनी की हत्या हो रही है, उसकी आत्मा की हत्या हो रही है, उसके जज्बे को कुचला जा रहा है, उसके अरमानों को कुचला जा रहा है, उसकी इज्जत को कुचला जा रहा है, या उसकी जान ली जा रही है। यदि हम ऐसे विषम परिस्थितियों में, कोरोना काल पे भी अगर हम लोग इस मुद्दे पे, क्या इस समय के इस तरह के केस कम हो रहे हैं, बहुत भयंकर हो रहे हैं। बस एक कोरोना के पीछे बाकी सारे केस को दफन कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत शर्मनाक भी है। हमें उनको भी देखना होगा, उनकी आवाज़ को भी बुलंद करना होगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए सक्षम के साथ जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि किसी ने, शायर ने जो कहा है, एक शब्द बोला था कि तुम जो चाहो तो आसमां छू लो, बात कर की नहीं हौसले की है। तो हमारा हौसला है, आप हौसले के साथ में आइए, हमारे साथ जुड़ते हैं। सक्षम के डेली एक नया प्रोग्राम होता है, उस नए प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं, उनके स्किल को लोगों को दिखा सकते हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको एक और भी अहम चीज़ बताने दे रहा हूँ। किसी भी प्रकार की आपके अंदर कोई संकोच है, किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रश्न पूछना है, तो सक्षम का जो फ़ोन नंबर है 9311124880, फिर एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, 9311124880।
11124880। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या सक्षम के साथ में किसी भी प्रकार के वॉलेंटरी रोग से, हमें जरूरी नहीं कि आप धन से सपोर्ट करें, आप वॉलेंटरी रोग से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में, चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, एक तरह से देखें तो कोरोना काल है, कोरोना जैसी महामारी बहुत बीच में है, लेकिन इस समय भी आप एक अच्छा काम अपने घर पे रह के कर सकते हैं, सक्षम का सपोर्ट कर सकते हैं, सक्षम के इस तरह के कामों का सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो भी आपकी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सक्षम की जो ईमेल आईडी है saksham.del1 saksham SAKSHAM saksham.del1@gmail.com। आप इसमें मेल करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। आप इस पे हमें संपर्क करें, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जीवन से संबंधित फिर एक बार आपको याद दिलाऊंगा कि हार नहीं मानना और रार छोड़ना भी नहीं। हमें हार भी नहीं माननी, रार भी नहीं छोड़नी है, लड़ना है और जीतना भी है, पूरे उम्मीद, पूरे विश्वास के साथ में। फिर से एक बार दोहराने की बात मैं कह रहा हूँ, घनघोर अंधेरा यदि जब आपके जीवन में आए, आपको नजर आने लगे, तो याद रखिएगा उजाले की किरण उतनी ही नजदीक है या सुबह की रोशनी आपकी ओर आने वाली है। इसी के साथ आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपको सुनने के लिए, लगातार आपको देखने के लिए। मैं आज जो है पूरे कमेंट्स, जितने लोगों ने कमेंट्स किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, उन सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखे हैं, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, समय बहुत कम है, समय का बिल्कुल अभाव नहीं, बल्कि 2 मिनट ओवर हो गए हैं, तो इसके लिए मुझे जाना होगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम के साथ में आप सबके बीच में शाम 7 बजे। धन्यवाद।